स्वागत है दोस्तों आपका डीएसएलवी एजुकेशन में। मैं सी टेट की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो श्रृंखला चल रही है उसमें आज हम 2019 का दिसंबर 2019 में जो पेपर आया था 8 दिसंबर 2019 को उसके पेपर फर्स्ट का सीडीपी को डिस्कशन करेंगे, जो कि अपने आने वाले जो सी टेट के पेपर है उसमें बहुत हेल्प करेंगे। क्योंकि सी टेट के जो आने वाले पेपर है उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होगा, क्योंकि शिफ्टों में पेपर हो रहा है और क्वेश्चन रिपीट होंगे। क्योंकि इस ईयर क्वेश्चन का बहुत ही इंपॉर्टेंस रोल होता है सी टेट, यूपी टेट और आर टेट, जितने भी अपने टेट होते हैं उनमें। तो अपन आज देखते हैं सी टेट के 8 दिसंबर 2019 को जो पेपर हुआ था उसका पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं। भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी होती है? जन्म पूर्व अवधि, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था और किशोरावस्था। भाषा के अर्जन और विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि होती है प्रारंभिक बाल्यावस्था। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बालक जल्दी से जल्दी सीखता है भाषा को, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रारंभिक बाल्यावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, निम्न में से कौन सी लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? यहाँ पे लॉरेंस कोलबर्ग की बात की जा रही है, तो नैतिक विकास की बात की जा रही है। तो इसमें पूछा है प्रसुप्ति अवस्था, सामाजिक अनुबंध, अभिविन्यास, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या उद्योग बनाम अधीनता। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास क्या आंसर हो जाएगा? सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास का आंसर। क्वेश्चन अपन देखते हैं, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्राय लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है? तो ये आपको ओबियसली सीधा ही क्वेश्चन है, लड़कियों की तुलना में लड़कों पर मतलब भेदभाव कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा जेंडर पक्षपात। क्या आंसर हो जाएगा? जेंडर पक्षपात। इसका आंसर हो जाएगा जेंडर पक्षपात। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्न में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? अपन ने पिछले क्वेश्चन में देखा जेंडर पक्षपात, लेकिन जेंडर पक्षपात को दूर करने के लिए, उसकी रूढ़िवादिता को दूर करने के लिए क्या कौन सी भूमिका अपनी उपयोगी होगी? तो पहला ऑप्शन है जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करके, जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देके, जेंडर पृथक खेल समूह बनाना और जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना। तो यहाँ पे अपन को देखना पड़ेगा, देखो अपन उसके बारे में परिचर्चा करेंगे, उनको बताएंगे उसके नुकसान क्या है और उसके फ़ायदे क्या है, तभी तो उसको दूर किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जेंडर पक्षपात के बारे में परिचित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया? तो ऑप्शन है जेबी वाटसन, लेव वाइगोस्की, जीन पियाजे, लॉरेंस कोलबर्ग। तो यहाँ पे देखना है, इसमें एक क्वेश्चंस में हिंट दी गई है, देखो सामाजिक, जहाँ पे भी अपन को सामाजिक आया तो मैक्सिमम आंसर अपना लेव वाइगोस्की। अगर आपको यहाँ पे गेस करना हो तो सीधा लेव वाइगोस्की जाना चाहिए, और वैसे भी इसका आंसर लेव वाइगोस्की होगा, क्योंकि सामाजिक और संस्कृति की बात लेव वाइगोस्की ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिग्सो पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोस्की ने किस तरह से संबोधित किया? इसमें फिर वाइगोस्की का जिक्र हुआ है, तो लेव वाइगोस्की से क्यों बहुत से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पे नज़मा जूता बना रही है और पूछ रहा है कि नीला टुकड़ा कहाँ है, और ये वाला नहीं, वो दूसरे रंग वाला, गाढ़े रंग वाला। तो इसमें वो क्या दृष्टिकोण बता रही है? तो यहाँ पे इसका ऑप्शन है व्यक्तिगत वार्ता, जोर से बोलना, पहाड़ या ढांचा, आत्म केंद्रित वार्ता। तो यहाँ पे वो व्यक्तिगत वार्ता की जा रही है, व्यक्तिगत वार्ता के बारे में बात कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यक पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्न में से किसका उदाहरण है? प्रबलन, अनुबंधन, मॉडलिंग, पहाड़ या ढांचा। जब भी बच्चों को अपन संकेत देते हैं और सहायता की जब बात की जाती है तो पहाड़ या ढांचा आधारित संरचना ही होती है। इसका आंसर हो जाएगा पहाड़ और ढांचा आधारित, ये इसका उदाहरण है, क्योंकि सहयोग की भावना पहाड़ या ढांचा आधारित में की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहाड़ या ढांचा आधारित। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, निम्न व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्थाओं को विशेषित करता है? यहाँ पे मूर्त संक्रियात्मक अवस्थाओं की बात की जाती है, तो ऑप्शन देखते हैं, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, साध्यात्मक विचार, संरक्षण, कक्षा समावेश, आस्थगित अनुकरण या पदार्थ स्थायित्व, प्रतीकात्मक खेल, विचारों की अनुक्रमणशीलता। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसने मूर्त संक्रियात्मक मतलब सजीव रूप से बात की है, मूर्त संक्रियात्मक, जिसको अपन छू सकते हैं, देख सकते हैं। अमूर्त में अपन उसको देख नहीं सकते। तो वस्तु स्थायित्व तो अपने प्रारंभिक संवेदी विषय में आता है, लेकिन मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में संरक्षण और कक्षा समावेश आता है। कक्षा समावेश और संरक्षण करना सीख जाता है बच्चा, तो इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में संरक्षण और कक्षा समावेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सी पियाजे की संरचना है? संज्ञानात्मक विकास की बात आ रही है और पियाजे की बात आ रही है, तो ऑब्वियसली स्कीमा, अपन को एक स्कीमा की संरचना की बात करता है।
तो इसका आंसर आ जाएगा स्कीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों को श्रेणी निश्चित करना, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझाना, विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामित करना, रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना। ये उत्तीर्ण और अंकित बिल्कुल नहीं कर सकते अपन, बच्चों की ये बच्चों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको बिल्कुल प्राप्तांक नामित करेंगे तो बच्चों में विधिकरण की भावना बढ़ेगी। ये भी गलत ऑप्शन है। विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, ये भी गलत है, श्रेणी निश्चित नहीं कर सकते। तो क्या कर सकते हैं? ऑप्शन संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चे की स्पष्टता भ्रांतियों को समझाना, ये इसका आंसर हो जाएगा। संबंधित आकलन का प्राथमिक उद्देश्य ये होता है संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता एवं भ्रांतियों को समझाना, बच्चों में जो भी डाउट है उनको क्लियर करना, उन अवधारणा को स्पष्ट रूप से समझाना, ये आकलन का प्राथमिक उद्देश्य हो जाएगा। तो यह तीनों क्वेश्चंस, तीनों ऑप्शंस में नेगेटिव अप्रोच की बात की जाए तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएंगे। तो विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना बिल्कुल नहीं होगा, विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामित करना बिल्कुल नहीं होगा, रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना बिल्कुल नहीं होगा, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता एवं तथा भ्रांतियों को समझाना, बिल्कुल उसकी भ्रांतियों को क्लियर करेंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा, और उसकी अवधारणा को स्पष्टता से समझाएंगे। तो ये प्राथमिक आकलन का प्राथमिक उद्देश्य ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, निम्न कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? बुद्धि के बारे में सही है पूछा है। बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय निर्धारित की जाती है। बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। बुद्धि एक एकात्मक कारक है तथा ये एकांकी विषयक है। बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। तो इसका आंसर देखो, आप देखो इसमें एक निश्चित नहीं होती, बुद्धि बढ़ती रहती है, घटती रहती है। बुद्धि को फिक्स रूप से मापा नहीं जा सकता, सटीक रूप से बिल्कुल फिक्स रूप से मापा नहीं जा सकता। बुद्धि एकात्मक बिल्कुल नहीं होती, बुद्धि के बहुआयाम है। तो इसका आंसर हो जाएगा बुद्धि के बहुआयामी। बुद्धि बहुआयामी एवं जटिल योग्यताओं का एक समूह है। तो इसका आंसर हो जाएगा बुद्धि बहुआयामी एवं जटिल योग्यताओं का एक समूह है। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, रूही हमेशा एक समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन करती है? जब मौलिक की बात होती है और सृजनशील समाधानों की बात होती है, मतलब सृजनात्मक विचारक ही उसके मौलिक समाधानों को खोजता है और समझता है। तो इसमें हिंट दे रखी है काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिएटिव थिंकर, सृजनात्मक विचारक। सृजनात्मक विचारक इसका आंसर हो जाएगा सृजनात्मक विचारक। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता को कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? मतलब जो वंचित समूह है उसकी सहभागिता स्कूल में कम हो गई तो उसके लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन है, बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए, इस स्थिति को जैसी है स्वीकार कर लेना चाहिए, इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए, अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए, तो बच्चों की सहभागिता में सुधार के लिए नए तरीके ढूंढना चाहिए। तो देखो जब बच्चे कम हो रहे हैं विशेष समूह के, तो उसको विद्यालय छोड़ने के लिए, जब कम हो रहे हैं तो छोड़ने के लिए क्यों बोलेंगे? पहले ही कम है, उसकी स्थिति को स्वीकार क्यों करेंगे? स्वीकार करेंगे तो बच्चे वैसे के वैसे रहेंगे। अपन को बच्चे बढ़ाने होते हैं विद्यालय में, शिक्षक का दायित्व होता है बच्चे अधिक से अधिक हो और अच्छे से समझे। और इन विद्यार्थियों की अपनी अपेक्षाओं को कम क्यों करेंगे? टीचर से ही तो अपेक्षा रखेंगे और किससे नहीं रखेंगे। तो तीनों ऑप्शन ही गलत हो जाएंगे। लास्ट का ऑप्शन जो है, अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए, बिल्कुल उसकी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए अगर बच्चे कम हो रहे हैं, तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार के लिए नए तरीके ढूंढना चाहिए। नए तरीके ढूंढने से ही तो बच्चे आएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार के लिए नए तरीके ढूंढना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, एक समाज सेवी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षणिक योजनाओं को तैयार नहीं करना चाहिए, कभी कभी तैयार करना चाहिए, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, तैयार करने के लिए हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। नेगेटिव अप्रोच है, हतोत्साहित बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं तैयार करेगा? विशिष्ट शैक्षणिक योजनाओं को तो तैयार करना ही चाहिए ना। कभी कभी तैयार करना चाहिए, कभी कभी क्यों, पूरी हमेशा तैयार करना चाहिए, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। ऑप्शंस अपन को एलिमिनेट ऑप्शन करो, क्वेश्चंस की नेगेटिव अप्रोच का पकड़ो, नेगेटिव ऑप्शंस पकड़ेंगे उसको एलिमिनेट करते जाओ, आंसर अपने आप आ जाएगा। साइकोलॉजी की यही विशेषता है कि आप उसको क्वेश्चंस के ऑप्शंस को ढंग से पढ़ो, और आंसर तक ऑटोमेटिक पहुंच जाओगे। 3 कैंसिल हो गए यहाँ पे, इसका आंसर हो जाएगा सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है? पठन वैफल्य में डिसलेक्सिया,
यहाँ पे कई बार क्या होता है, हिंदी वर्जन अपन को समझ में नहीं आता है तो इंग्लिश वर्जन की तरफ अपन जाना चाहिए। ऑनलाइन एग्जाम है तो ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट आप सीटेट की वेबसाइट को विजिट करके भी आप एक बार मॉक टेस्ट दे सकते हो, क्योंकि वहाँ पे ऊपर जो आइकन होता है ना, ऊपर वाला आइकन, उस आइकन पे ही आप क्लिक करके इंग्लिश और हिंदी कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट जो भी आपकी लैंग्वेज है, अगर आपकी हिंदी लैंग्वेज है तो ऊपर जाके उसको इंग्लिश, उस क्वेश्चन के लिए इंग्लिश कर सकते हो, वापस हिंदी कर सकते हो, ताकि इंग्लिश वर्जन आप वापस पढ़ सको। क्योंकि पहले ऑफलाइन पेपर होता था साइड में हिंदी और इंग्लिश आती थी, लेकिन ऑनलाइन पेपर का आप एक बार सीटेट की वेबसाइट पे जाके www.ctet.nic.in पे जाके मॉक टेस्ट जरूर दीजिए, ताकि आपको ये गलती ना हो कि इंग्लिश वर्जन अपने पास नहीं है तो अपन क्या करें। इंग्लिश हर वर्जन है वहाँ पे, तो इंग्लिश वर्जन वहाँ पे ऊपर दिया होता है, वहाँ पे एग्जामिनर से आप पूछ लीजिएगा। तो यहाँ पे देखो, इसका पठन वैफल्य अपन को हिंदी में समझ नहीं आ रहा, लेकिन इंग्लिश में डिसलेक्सिया बच्चों के प्राथमिक लक्षण है, बिल्कुल ईजी हो जाएगा। ये क्या है, ये पढ़ने से संबंधित है डिसलेक्सिया, तो यहाँ पे धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता है। अक्षमता तो है ही, लेकिन धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता है, तो डिसलेक्सिया में ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेखित की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्न में से किस पर आधारित है? व्यवहारवादी सिद्धांत, अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूति अभिवृत्ति, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध कराकर अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। तो ये हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन है, अपन साइकोलॉजी में बेस्ट ऑप्शन देखते हैं, अधिकार आधारित शिक्षा का अधिकार की बात तो रही है, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, ये इसका आंसर हो जाएगा। साइकोलॉजी में अपन को बेस्ट ऑप्शन का भी विशेष ध्यान रखना है, चारों में से जो बेस्ट है वही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से होता है। ऑप्शन है, यंत्रवेद याद करने पर आधारित होता है, प्रबलन पर केंद्रित होता है, अनुबंधित द्वारा अर्जित है, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। तो संरचनावादी की बात हो रही है, संरचनावादी ढांचे में अधिगम अवबोधन प्रक्रिया पर केंद्रित होता है, अवबोधन प्रक्रिया पर केंद्रित होता है, इसका आंसर हो जाएगा अवबोधन प्रक्रिया पर केंद्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चों को इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए, बच्चों को दंडित करना चाहिए, बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत के बदल देना चाहिए, प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौतियों के रूप में देना चाहिए, चुनौतियों के रूप में देना चाहिए। तो यहाँ पे अपन को देखना है, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चे के द्वारा बनाए गए सहानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन है, बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए अनदेखा, क्योंकि अगर उनमें पूर्ण धारणाएं सहानुभूत सिद्धांत विकसित हो जाएंगे तो वो उन्हीं के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। जैसे किसी टीचर के बारे में धारणा है कि ये टीचर बहुत बेकार है, तो वो टीचर बेकार है तो दिमाग में पहले से फिट हो जाएगी कि ये टीचर बेकार है, इससे नहीं पढ़ना, तो वो पढ़ाएगा तो भी बच्चे नहीं पढ़ेंगे। तो ऐसे इन सिद्धांतों को अनदेखा नहीं करना चाहिए, उन्हें दंडित बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके दिमाग में पहले से है कि ये टीचर बेकार है, दंडित करोगे तो वो बेकार प्रूफ हो जाएगा। बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत पर बल देना चाहिए, ये भी बिल्कुल गलत है, बार बार हटा रहे हो आप। प्रतिकूल प्रमाणों में उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देना चाहिए, इसका आंसर यही हो जाएगा। प्यार से बातें करोगे और ढंग से समझाओगे तो बच्चों की वो धारणाएं विकसित, जो भी पुरानी धारणाएं हैं वह नई धारणा में बदल जाएगी और बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ आपको टीचर बना दिया और टीचर के परिप्रेक्ष्य में सोचना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4th, बच्चों के प्रतिकूल प्रमाण और उदाहरणों को प्रस्तुत करके सिद्धांतों को चुनौती देना चाहिए, यानी उन जो सिद्धांत है उनके सैद्धांतिक सिद्धांतों को चुनौती देकर उनके नए सिद्धांतों के रूप में विकसित करना चाहिए। ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्रीय शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होती है, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, यंत्रवत याद करना, योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामित करना तथा वर्गीकरण करना। नामित और वर्गीकृत बिल्कुल नहीं होंगे, पाठ्य पुस्तक पर, केवल पाठ्य पुस्तक पर नहीं होंगे, और यंत्रवत मतलब रटने पर कोई मतलब नहीं है। इसका आंसर रहेगा बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता से देना। बाल केंद्रीय शिक्षा का मतलब होता है कि बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता से देना। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेग और संज्ञान एक दूसरे के हैं, पूर्णतया अलग, स्वतंत्र, सन्निहित, संबंधित नहीं। पूर्णतया कंप्लीट सेपरेटेड फ्रॉम, तो ये विशेष ध्यान है ना, इंग्लिश वर्जन भी अपन को चेक करना है, अगर समझ में नहीं आता तो। कंप्लीटली सेपरेट बिल्कुल नहीं होंगे संवेग और संज्ञान, बिल्कुल इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, इंटरवोवन विथ और नॉट रिलेटेड टू, एक दूसरे से संबंधित नहीं होंगे, ये भी नहीं है, क्योंकि संबंध तो कुछ संबंध होगा ना, तो इसमें सन्निहित होंगे, इंटरवोवन विथ। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा, सन्निहित होंगे। ऑप्शन नंबर, संवेग और संज्ञान एक दूसरे के सन्निहित होंगे, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा, एक दूसरे से सन्निहित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? संरचनावादी सिद्धांतों की बात हो रही है, अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है, अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया है, अधिगम आवर्तिक संबंध
के द्वारा व्यवहारों का अनुबंध है, अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। तो संरचनावादी की बात हो रही है तो ज्ञान की संरचना, ज्ञान विशेष रूप से आएगा। तो अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ध्यान रखना है, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में कौन सा सही है। तो अधिगम के बारे में अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण और गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम होंगे। अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावशाली तरीका है। यह विद्यार्थियों के मस्तिष्क में भ्रांतियाँ उत्पन्न करता है। यह अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता है। यह अवधारणा की समझ के बजाय कार्य विधिक प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है। तो स्पष्ट उदाहरण और गैर उदाहरण आप दोगे तो इसका आंसर हो जाएगा अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावशाली तरीका है। बहुत से उदाहरण दोगे तो उनकी अवधारणाएं विकसित होगी, प्रोत्साहित होगी, उनके परिवर्तन निश्चित होंगे। तो ये उसका प्रभावशाली तरीका है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों को अधिगम गतिविधि में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ेगा। बाह्य अभिप्रेरणा कम होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है। यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करता है। अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि एवं जिज्ञासा कम होती है। आप बार बार पुरस्कार दोगे, बार बार दंड दोगे तो बच्चे की जिज्ञासा, स्वाभाविक अभिरुचि और जिज्ञासा कम हो जाए। पुरस्कार आप दोगे तो उसको दिमाग में ये रहेगा कि उसको पुरस्कार दे रहे हो इसलिए वो उसको पढ़ना है, उसको याद करना है। या फिर उसको भय के मतलब डंडा दोगे, उसको दंड दोगे, उसको पीटोगे तो उसके दिमाग में रहेगा कि सर पीटेंगे इसलिए याद करना है। तो उसकी स्वाभाविक अभिरुचि होती है वो कम हो जाएगी, उसकी जिज्ञासा भी कम हो जाएगी। तो इसका आंसर रहेगा अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि और जिज्ञासा कम होती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है। शारीरिक दंड, सहयोगात्मक अधिगम, पर्यावरण, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, CTE, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। तो यहाँ पे कूट दे रखे हैं। कूट में क्या है, 1 व 2, 2 व 3, 1 2 3, 1 व 2 3 4। तब अपन को देखना है इनमें से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम। सार्थक अधिगम की बात हो रही है, शारीरिक दंड तो बिल्कुल नहीं होगा, निरंतर तुलना तो बिल्कुल नहीं होगी, सहयोगात्मक बिल्कुल सहयोगात्मक होगा, तत्व समग्र मूल्यांकन बिल्कुल होगा। ये तभी होगा, तभी तो उसमें अधिगम की भावना, सार्थक अधिगम की भावना आएगी। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3, ऑप्शन नंबर 2 और 3 सही है। ऑप्शन में देखते हैं अपन बी में, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है 2 और 3। तो इसका आंसर कूट वाले में थोड़ा ध्यान रखना है कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट होगा और कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 मतलब बी, इसमें बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं। जटिल अवधारणा को तो इसलिए अपन देखते हैं तो मैथ एक सब्जेक्ट है, उसको कैसे सोल्व करेंगे। तो आप देखो प्रतियोगितात्मक अवसर देंगे तो किसी बच्चे के ज़्यादा नंबर आएंगे, किसी कम आएंगे, तो वैसे ही वो अपने आप को कमज़ोर समझेगा। व्याख्यान देने से मैथमेटिक्स वैसे ही नहीं होगी, बार बार याद करने से भी कुछ नहीं होगा। यहाँ हो रहा अन्वेषण, मतलब उसमें खोज और परिचर्चा के अवसर उपलब्ध कराकर। तो यहाँ पे होगा अन्वेषण एवं परिचर्चा के अवसर उपलब्ध कराना। अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो ऑप्शन ये बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा होता है इसका, लेकिन इसमें ऑप्शन है तो बेस्ट ऑप्शन इसका यही होगा। अन्वेषण मतलब इन्वेंशन मतलब खोज और परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध कराकर। इसका आंसर हो जाएगा लास्ट 4th ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधान बनाने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर, केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल या महत्व देकर, गलत उत्तरों को अस्वीकार करके एवं दंडित कर कर, बच्चों को सहानुभूति अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहन करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। क्वेश्चन वापस देखते हैं, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधान बनाने के लिए किस प्रकार प्रोत्साहित कर सकती है। कुछ पहले क्वेश्चन से रिलेटेड है, मतलब जटिल समस्याओं, और यहाँ बोल रहा है प्रभावशाली समस्याओं का समाधान करना। तो यहाँ पे छोटे छोटे भौतिक पुरस्कार बिल्कुल नहीं देंगे, केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान बिल्कुल नहीं देंगे, दंडित तो बिल्कुल नहीं करेंगे। 3 ऑप्शन अपने एलिमिनेट हो गए, तो कौन सा बचता है, बच्चों को सहानुभूति अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहन करके और उसी पर आधारित विचार मंथन करके। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 यह आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, निम्न अवधि में से किस में शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से होता है। शारीरिक वृद्धि की बात कर रहा है। ऑप्शन है शेषावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था, किशोरावस्था एवं वयस्कावस्था। किशोरावस्था में तो शारीरिक विकास पूर्ण तो हो जाते हैं, तो ये तो आंसर होएगा ही नहीं।
तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब बचे दो। अब यहाँ पर बोल रहा है प्रारंभिक बाल्यावस्था, प्रारंभिक और मध्य बाल्यावस्था, क्योंकि शेषावस्था में विकास तीव्र गति से होता है और प्रारंभिक बाल्यावस्था में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, शेषावस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास जीवन पर्यंत होता है, विकास परिवर्त्य होता है, विकास आनुवंशिक एवं पर्यावरण के द्वारा प्रभावित होता है, विकास सार्वभौमिक तथा सांस्कृतिक संदर्भ में प्रभावी होता है। ये नई वाला क्वेश्चन देखता है तो विकास सार्वभौमिक नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते हैं, सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित करते हैं, तो ऑप्शन नंबर फोर हो जाएगा। उसमें नहीं पूछा है तो ऑप्शन नंबर फोर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक संकेत पद्धति, जन्मजात विशेषताएं, पर्यावरणीय प्रभाव, आनुवंशिक एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। व्यक्तित्व विविधता आनुवंशिक और पर्यावरण के बीच पारस्परिक क्रिया होती है। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन, आपको ध्यान में रखना है, आनुवंशिक एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, निम्न में से कौन सा द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण है? द्वितीयक पूछा है तो परिवार पास पड़ोस, परिवार मीडिया, विद्यालय मीडिया, मीडिया आस पड़ोस। तो सबसे पहले प्राथमिक कारक होता है परिवार, तो जहाँ परिवार है वो ऑप्शन नेगेटिव एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। और आस पड़ोस भी परिवार के संदर्भ में ही आता है, क्योंकि आस पड़ोस भी प्राथमिक, परिवार के बाद आस पड़ोस में जाएगा तो प्राथमिक कारक ही आएगा, तो ये भी अपना एलिमिनेट हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन बचेगा? दिमाग में अपने तुरंत आना चाहिए, कौन सा ऑप्शन बचेगा? विद्यालय एवं मीडिया। विद्यालय और मीडिया है वो द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण है। वैसे भी यहाँ पे एजेंसी से भी अपन समझना चाहिए कि परिवार एजेंसी थोड़ा ना है, बट द्वितीयक कारक विद्यालय और मीडिया आएगा। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे को एक मोटिवेशन मिले और मैं ऐसे ही वीडियो आप तक पहुँचाऊँ साइकोलॉजी के।